वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम डिकोड सीरीज में बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और उसके प्रमुख लक्षण क्या है, साथ ही साथ विश्व के किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है अर्थव्यवस्था को, तो हम लोग इसके संदर्भ में आज चर्चा करने वाले हैं। यह एपिसोड 2 होगा। इसमें आज 2 सीरीज है जिसमें इकोनॉमी पर चर्चा होगी और जल्द ही हम लोग और भी सेगमेंट इसी के साथ में कवर करते चलेंगे। इससे रिलेटेड टेलीग्राम एमसीक्यू टेस्ट आपको 10:30 है, आपको रात में इवनिंग PM में कराया जाता है और भी चीज़ों को कवर किया जाएगा, तो हम लोग उसमें भी मिलेंगे। इसमें आप लोगों को कवर क्या किया जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित जो भी टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो इसके लिए आप लोग डाउनलोड कीजिए युक्ति आईएएस ऐप और एप्पल स्टोर से आप युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो PDF है आप लोग को वहीं पर फ्री अवेलेबल कराया जाएगा। तो जिनको PDF अवेलेबल प्राप्त करना है तो आपको क्या करना है, युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड करने से क्या आप लोगों को फायदा होगा, लाभ होगा। तो यहाँ पर यूपीएससी स्टेट PCS आपको PT प्लस मेंस और इंटरव्यू की सभी तैयारी कराई जाती है, साथ ही साथ टेस्ट आप दे सकते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट यूपीएससी और स्टेट PCS के एग्ज़ाम के साथ साथ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के भी टेस्ट आपको अवेलेबल है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं और उस पर आगे अपना मोबाइल को अपना कोचिंग बना सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, युक्ति आईएएस को सपोर्ट कीजिएगा। टेलीग्राम टेस्ट में शामिल होने के लिए टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो आपका होता है यूट्यूब पर, उसमें और कमेंट सेक्शन बॉक्स दोनों जगह लिंक दिए रहते हैं, वहाँ से जुड़ सकते हैं। या टेलीग्राम चैनल पर क्या करना है, युक्ति आईएएस टाइप करना है तो आप हमें वहाँ पाइएगा तो उससे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ वेबसाइट जिनको यूज़ करना है या डेस्कटॉप मोड जो यूज़ करते हैं या लैपटॉप जो यूज़ करते हैं, उसके लिए विजिट कर सकते हैं live.uktiis.in को, तो वहाँ पे हमें पाइएगा। सेम फॉर्मेट सभी चीज़ें हैं, तो आप उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए आज हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार में क्या क्या चीज़ें हैं। टारगेट किया जाता है 10 मिनट में सारी चीज़ों को कवर करने का, ताकि आप लोग छोटी पर मोटी बातों को कवर करते रहें। ये इस सीरीज़ को इसलिए लाया गया है, जो भी हम लोग कवर कर रहे हैं आप उसमें छूटे हुए पार्ट को यहाँ से कवर कर लिया जाए और छोटी छोटी बातों को यहाँ से कवर करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे, ताकि जो भी एग्ज़ाम के चीज़ें हैं वहाँ पर कवर किया जाए। तो इस डायग्राम को याद रखिएगा। देखिए, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था की जब बात की जाती है तो 2 तरीके से चीज़ों को कवर याद रखना है। पहले तो अर्थशास्त्र क्या होता है, उसके संदर्भ में उसके प्रकार क्या है। तो यहाँ पर सम्मिश्र अर्थव्यवस्था, व्युष्ट अर्थव्यवस्था यहाँ कहा जाता है। माइक्रो जो इकोनॉमी होती है उसके संदर्भ में अर्थव्यवस्था के प्रकार में प्राथमिक अर्थव्यवस्था, द्वितीय, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम, ऐसे ही नेक्स्ट बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे विकास के दौर बढ़ेंगे वैसे वैसे ये बढ़ता चला जाएगा। हालांकि जो इसके पार्ट है आपको मेंस के क्लासेस में, PT क्लासेस में पहले भी कवर कराया जाएगा, आप लोग वेट कीजिएगा। यहाँ पर और लोगों को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं। तो प्राइमरी सेक्टर वो होता है जिसमें हम कृषि या कृषि संबंध कार्यों को करते हैं। सेकेंडरी में उद्योग से संबंधित काम करते हैं। तृतीयक में आप, टर्सरी में आपके होते हैं विनिर्माण से संबंधित काम करते हैं। बहुत से डायग्राम है, इसके एस्पेक्ट है। और चतुर्थ में नया नया जो आया इनोवेशन का जो एरिया है, ज्ञानवर्धक जो चीज़ें होती, AI जिसे हम लोग बोलते हैं, इंटेलिजेंस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में बातें की जाती है, ज्ञानवर्धक जो चीज़ें होती है उसके संदर्भ में। तो नेक्स्ट यहाँ पर अर्थव्यवस्था के प्रकार में देखिएगा, राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर कि राज्य कैसे भूमिका अदा करता है उसके संदर्भ में, विकास के व्यवस्था के आधार पर, क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर, नियोजन के आधार पर, निर्भरता के आधार पर, विश्व के साथ संबंध के आधार पर, बहुत से चीज़ों को अर्थव्यवस्था जिसको वर्गीकृत किया जा सकता है, तो उसे भी याद रखना आप लोग को। तो राज्य और भूमिका के आधार पर पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का पाया जाता है अर्थव्यवस्था का रूप। ध्यान रखिएगा, विकास के अवधारणा के आधार पर विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। क्षेत्रक के अधिकार पर या क्षेत्रों के अधिकार पर जो ये बात की जा रही है, कृषक अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, सेवा अर्थव्यवस्था, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड जो सेक्टर उसके संदर्भ में। नियोजन के आधार पर आपको योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध जो नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था होगा उसको हम वर्गीकृत करेंगे। निर्भरता के आधार पर आत्मनिर्भर, मिश्रित, आत्मनिर्भर, आश्रित, परस्पर निर्भर, 3 तरीके से ये बांटा जाएगा। और विश्व के साथ हम संबंध कैसे रखते हैं, खुली या बंद रखते हैं, इस प्रकार से हम लोग वर्गीकृत किया जाता है।
पर ध्यान रखिएगा एग्जाम में जो पीटी फैक्ट के तौर पर पूछा जा सकता है या मेंस में जो प्रश्न पूछा जाता है, इसी 2 पार्ट से प्रश्न अधिक होते हैं, तो इस पर हम लोग विशेष बल करेंगे। बाकी चीज़ें बस जानकारी के लिए होती है, जो क्लासेस मेंस के होंगे वहाँ पर कवर किया जाएगा। यहाँ 10 मिनट के वीडियो में छोटी पर मोटी बातें यहाँ की जाएगी। तो यहाँ पर याद रखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, जिसके उत्पादन, जो भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन होगा उसके साधनों पर पूंजी, श्रम, भूमि की बात की जाएगी, पर निजी अधिकार होगा, अर्थात निजी किसी प्राइवेट व्यक्ति का अधिकार होगा, उसको हम कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसका प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा व्यक्तिगत। जैसे अमेरिका, यूरोपियन कंट्री का बहुत सा देश ऐसा है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इंगित होता है। समाजवादी, उत्पादन के साधन के आधार पर सरकार के अधिकार हो, जितने भी साधन किसी राष्ट्र में किए जा रहे, जैसे रसिया हो, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर उत्पादन के सरकार का अधिकार होता है और यहाँ पर नियोजन की प्रधानता होती है, वर्ग संघर्ष का अंत हो जाता है। इसके संदर्भ में आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब जितना भी साधन होगा उस पर राज्य का अधिकार होगा, राज्य सरकार पर अर्थात उस देश की सरकार पर होगा, सरकार क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सिंपल सा लॉजिक यहाँ जानिएगा। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या किया जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, जो जिसमें पूंजीवादी का भी गुण हो और समाजवादी का भी गुण हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था हम कहेंगे। इसमें आपको निजी व्यक्तियों का भी सहयोग देखने को मिल जाएगा और सरकार भी आपको क्या करेगी, सभी साधनों पर हक रखेगी, उसको वितरित करेगी। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट ये है। यहाँ तक क्लियर, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे बड़ी समस्या यह हो जाता है कि किसी देश को हम विकसित में कैसे रखें, विकासशील में कैसे रखें, या अल्प विकसित देश में हम कैसे रखें, इसका वर्गीकरण हम कैसे करें। तो 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। क्या याद रखना है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि यह दावा आपको किस तरीके से देखा जाता है विश्व में, यह देखने का, बहुत से देश इसे उच्च आय वर्ग वाले श्रेणी में रखना चाहते हैं, कुछ लोग मध्यम आय वाले श्रेणी में रखना चाहते हैं, और भारत निम्न आय श्रेणी वाले में रहना चाहता है। अर्थात वर्गीकरण के स्तर पर बहुत सी समस्याएं देखने को मिलती है। तो हमेशा यह विवाद का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। यहाँ तक क्लियर। तो देखिएगा, विश्व बैंक है ना, अर्थव्यवस्था के आय के आधार पर वर्गीकरण करता है। तो अपने नवीनतम वर्गीकरण किया है 2020-21 के डाटा के अनुसार। तो उसके आधार पर देखिए, भारत निम्न मध्यम आय वाले श्रेणी में है। तो निम्न मध्यम आय वाले श्रेणी देखिए यहाँ पर देखिए है ना। तो इसके संदर्भ में हम बात करेंगे, पर इसके पहले आप जान लीजिए कुछ बातों को हम समझेंगे, उसके बाद इसको हम कवर करेंगे। इस जो डाटा दिया गया है इसको हम लोग चर्चा करेंगे। प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को, याद रखिएगा, आपसे कभी प्रश्न पूछा जा सकता है, कब विश्व बैंक के द्वारा अर्थव्यवस्था का आकलन आय के आधार पर किया जाता है। रिपोर्ट जारी करता है 1 जुलाई को, वर्गीकृत अद्यतन रिपोर्ट जारी करता है। गत वर्ष वर्तमान अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति आय जो होता है, सकल राष्ट्रीय आय, जिसे ग्रोस नेशनल इनकम कहते हैं, उस पर आधारित होता है। अर्थात प्रति व्यक्ति ग्रोस इनकम होता है, जो प्रति व्यक्ति सकल जो राष्ट्रीय आय होता है, उसके आधार पर यह गणना करेगा। कौन करेगा, विश्व बैंक करेगा। नोट याद रखिएगा, जो GNI होता है किसी देश के लोगों और व्यवसाय द्वारा अर्जित कुल राशि होती है। अर्थात किसी देश में जितना आय अर्जित किया जा रहा है उसके बारे में बात की जाती है। ग्रोस जो इनकम होगा, ये सब देखिए मैं अगले टर्म में चर्चा करूंगा। ये सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। अब विश्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कैसे किया गया ये देखिएगा। जैसे कोई भी देश हो, भारत हो, अमेरिका हो, या तो कोई देश हो, अफ्रीकी कंट्री कोई देश हो, या कोई एशिया कंट्री का देश हो, उसका वर्गीकरण कैसे किया जाएगा, यहाँ पर चीज़ों को देखिएगा। तो एक डाटा देता है विश्व बैंक, एक आंकड़ा निकालता है, जिसके आधार पर जो भी देश इस आय समूह में आते हैं उसे उस श्रेणी का समझा जाता है। और सभी यहाँ पर डॉलर की बात की जा रही है। तो लो इनकम वाला देश उसे कहेगा, या निम्न आय वाला देश उसे कहा जाएगा, जिसके प्रति व्यक्ति की जो आय है वो कितना है, लगभग $1036। यह 2020 का डाटा है या 2019 का है। तो आप लोग देख लीजिएगा, $10 की वृद्धि हुई है आंकड़े में। ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो इसको याद रखना है। तो जिसकी आय कितना होगी, प्रति डॉलर $1036 से क्या होगी, कम होगी प्रति व्यक्ति आपको आय। तो इसको याद रखना है। दूसरा, लो मिडिल लो इनकम वाले, अर्थात न्यून मध्य आय वाले, कहने का अर्थ यह है कि 1036 से लेकर $4045 प्रति डॉलर के हिसाब से होना चाहिए। अगर इस श्रेणी इस बीच में है तो वो क्या होगा,
लो मीडियम वाले श्रेणी में आएगा। तो ये वर्गीकरण आपको ध्यान रखना है। हालांकि 2019 में क्या था, 10,226 से लेकर आपको कितना था, 395। तो इसमें कितना वृद्धि हुआ, ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। अपर मिडिल इनकम, उच्च मध्यम आय वाले श्रेणी कौन से देश है, जैसे 4046 से लेकर अर्थात एक बढ़ जाएगा यहाँ $12,535 आपको जिसका आय होगा, प्रति व्यक्ति आय होगा जिसका, देखिए प्रति व्यक्ति जो गत वर्ष प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो होगा GNI होगा, उसके आधार पर उसका क्या होगा, अपर मिडिल क्लास कहलाएगा। और 2019 में आप आंकड़ा देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपको याद रखना, हाई इनकम उसे कहा जाएगा जो जिसका जो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है 12,535 आपको डॉलर से अधिक है या उससे बराबर है, उससे अधिक कहला जाएगा, उसे हाई इनकम। तो आप बांट सकते हैं। देखिए अल्प विकसित देश की श्रेणियों में ये आएंगे। विकासशील श्रेणियों को 2 वर्ग रखा गया है जिसमें आय के आधार पर। हालांकि ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक या कोई संस्था विकसित, विकासशील और अल्प विकसित जैसी श्रेणियों को नहीं रखा है। बस ध्यान रखिएगा, आय के आधार पर शामिल होने वाले देश, आय की श्रेणियों में शामिल देश कहा है, न्यून मध्यम आय वाले देश कहा है, उच्च मध्यम आय वाला देश कहा है, उच्च आय वाला देश कहा है, ना कि विकसित, विकासशील और अल्प विकसित में वर्गीकृत किया गया है। ये हम लोग परफेक्शन बना लिए हैं, अर्थात ये आकलन कर लिए हैं कि जब है ना, जब ये सब संग्रह पहले नहीं किया जाता था, आंकड़ा नहीं, विश्व बैंक के आंकड़ा ये सब प्रस्तुत नहीं होते थे, उससे पहले हम लोग एक आंकड़ा संग्रह कर लिए, अपने मन में ये बातें ये कॉन्सेप्ट को डेवलप करके आगे बढ़ गए कि किसी देश का स्थिति किस संदर्भ में हो सकता है। जिसका आय अधिक होगा वो विकसित देश कहलाए, जिसका बीच वाला होगा उसे विकासशील हम लोग बोल देंगे, और जिसका सबसे कम होगा अल्प विकसित होगा। तो ये वर्गीकरण कर दिया गया था। पर विश्व जो वर्तमान संदर्भ में देखिएगा, डाटा का अभाव इस तरीके से देखने को मिलता है, जिसमें हम किसी देश को है ना क्या करते हैं, श्रेणीबद्ध नहीं करके उसके आय के आधार पर कवर करते हैं। तो एक WTO का विवाद आता है, इसी में आप लोग याद रखिएगा, जब भी विश्व अर्थव्यवस्था के आकलन के संदर्भ में विश्व बैंक की डाटा रिलीज की बात होगी ना, तो वहां पर विश्व बैंक का, आपको विश्व व्यापार संगठन जो WTO का एक विवाद आएगा। आप लोग जानते हैं सारा ट्रेड इसी के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है, विश्व के सभी देशों के द्वारा एक दूसरे परस्पर नियमन विनियमन जो भी करना, यह विश्व बैंक के, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर विकासशील राष्ट्र का उचित परिभाषा का अभाव है इसके पास, जो विश्व के सभी ट्रेड को ऑर्गेनाइज करता है, इसके पास कोई परिभाषा ही नहीं है। किसी देश को हम विकसित कहेंगे या विकासशील कहेंगे या अल्प विकसित कहेंगे, ये आधार वही बोलता है, आय के आधार पर जो आकलन करता है विश्व बैंक ना, तो उसी को आधार मानता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और यह स्वतंत्रता है कि जो भी इसके देश है, 164 सदस्य देश है ना, तो 2/3 सदस्य स्वयं को विकासशील के रूप में वर्गीकृत करते हैं। सोच के देखिएगा, 164 का अगर 2/3 हम लोग कर लेते हैं, उतना जो राष्ट्र है स्वयं को क्या कहता है, विकासशील कहता है। भाई कोई अल्प विकसित नहीं कहलाना चाहता है, कोई विकसित नहीं कहलाना चाहता है। आप इसके बाद वो भारत हो या तो चीन हो या और भी कंट्री जो आपको अधिकतम प्रति व्यक्ति आय की श्रेणी में आने का विकास करते हैं। अब यहाँ रखिएगा, विकसित, विकासशील और अल्प विकसित देशों की वर्गीकृत श्रेणियां दिए गए मानकों के आधार पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय पर विभिन्न राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया जाता है। आय का वर्गीकरण किया जाता है, ध्यान रखिएगा, आय का वर्गीकरण, राष्ट्रीय आय जो होगा उसका वर्गीकरण के आधार पर स्थिति को, स्टेटस को, क्या उच्च आय श्रेणी वाले हैं, मध्य आय श्रेणी वाले हैं, निम्न आय श्रेणी वाले हैं, या मध्य आय श्रेणी वाले, उच्च मध्य आय श्रेणी वाले हैं, या उच्च आपको आय श्रेणी वाले राष्ट्र है। तो इस तरीके से वर्गीकरण किया जाता है। तो आप लोग जो पहले पढ़ते हैं विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था या जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको बचनी है आपको एग्जाम में। अब नोट याद रखिएगा। तो क्या कर देता है, विश्व WTO के ने विकसित और विकासशील देशों को परिभाषित नहीं किया है, तथा इसके सदस्य देश यह घोषणा करने के लिए स्वतंत्र हैं कि वे विकसित है या विकासशील है। अब यहाँ पर सभी स्वतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि कोई परिभाषा दिया ही नहीं गया ना कि विकासशील राष्ट्र है कि अल्प विकसित राष्ट्र है क्या विकसित राष्ट्र है, कोई परिभाषा दिया ही नहीं गया। तो क्या करेगा, आपको यह स्वतंत्रता दे दिया गया राष्ट्रीय के आधार पर। तो कोई देश स्वयं कभी कहेगा हम अल्प विकसित देश हैं, तो कोई भी कहेगा विकासशील देश हैं,
समझ गए ना। तो ये सब याद रखिएगा, वो समय परिस्थिति के अनुसार हम मंचों पर प्रयोग करते हैं, पर आपको आय के आधार पर याद रखना जो विश्व बैंक देता है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग देखेंगे क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण देखिएगा, यह कृषि आधारित जन अर्थव्यवस्था है। पहला जो कॉन्सेप्ट है, हम जो व्यवहार में बातें बोलते हैं, समझ लीजिएगा, व्यवहार में सब बातें बोली जाती है कि हम कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। तो अभी भी देखिए, ये सब डाटा जो अप्रोक्स रखा गया है, एक्चुअल डाटा नहीं रखा जाता है, अप्रोक्स डाटा रखा जाता है, क्योंकि हर साल ये चेंज हो जाएगा। तो आप लोग पास मटेरियल रहेगा 1-2 साल तक, तो ये सब डाटा आप वेरीफाई कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि भारत 55% से अधिक जनसंख्या का आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है, कृषि अभी भी है। और लगभग 80-68% से अधिक जनसंख्या जो देश की कुल अधिक ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, ये भी सही है। आपको कई उद्योगों कच्चे माल के लिए क्या है, कृषि क्षेत्र पर निर्भर रहना पड़ता है। कृषि क्षेत्र का विदेशी मुद्रा अर्जन करने में भी योगदान करता है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था, बहुत से लोग क्या कहते हैं कि कृषि अर्थव्यवस्था है, अर्थात तो वर्गीकरण इस रूप से कहा जाता है। अब कोई विद्वान ये बोलेगा, कोई अन्य राष्ट्र ये बोलता है, या भारत सरकार ही ऐसा बोल देगी कभी कभी, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये क्यों है, तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के जो या बाजार या अन्य भूमिका घनिष्ठ रूप को देखते हैं हम लोग यहाँ, तो इसको हम लोग वर्गीकृत कर देंगे, क्या कर देंगे कि हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले हैं। शुरुआती योजना सार्वजनिक क्षेत्र के मुख्य भूमिका थी, पर किंतु 1991 के बाद आप लोग जानते हैं उदारीकरण जब आया, तो उसके बाद क्या हुआ कि इसका पार्टिसिपेशन बढ़ गया, तो हम लोग इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में कह दिए। अर्थात पूंजीवादी भी नहीं है, समाजवादी भी नहीं, एक नए विकल्प लेकर आया मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहाँ पर दोनों को वरीयता दिया गया। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप लेकर आया। तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब भारतीय आय, जो भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था भी बोला जाता है बहुत से विद्वानों के द्वारा। इसके लिए उनके पास कॉन्सेप्ट क्या है ये भी आप लोग जान लीजिए, जिसका आधार निम्न बोलता है, कृषि क्षेत्र का अधिक योगदान है, प्रति व्यक्ति आय का स्तर कम है, जनसंख्या का अधिक वृद्धि दर है, बेरोजगारी श्रम शक्ति अधिक अनुपात है, निर्धनता का अधिक अनुपात है। तो इसके आधार पर हम लोग क्या कहेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। तो बहुत से विद्वानों ने ये तर्क दिया है, और उनका तर्क भी गलत नहीं है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है, यह भी बातें बोली जाती है, क्योंकि जिन सूचकों के आधार पर विकसित राष्ट्रों पिछड़ी हुई और उन सूचकों में निरंतर सुधार हो रहा है, उसे हम विकास की ओर अग्रसर मानते हैं। इसके आधार पर विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो देखिए, एक देश के अर्थव्यवस्था को कई रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसलिए जब भी क्वेश्चन पूछे इस प्रकार से ऑप्शन में, बिहार हो, यूपी हो, एमपी हो, यूपीएससी हो, तो अमूमन क्या होता है, ई ऑप्शन जाएगा बिहार में, आप लोग का उपरोक्त सभी जाएगा, अन्य एरिया में उपरोक्त सभी, क्योंकि हमारा कृषि आधारित अर्थव्यवस्था भी कहलाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था भी, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था भी कहलाएगा, विकासशील भी। तो हमारे जो नेचर हमारे देश का केवल एक कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि परिभाषा ही वर्गीकृत नहीं की गई है। तो ध्यान यहाँ रखना है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था की नज़र रखिएगा, कब का नज़र रखना है, लास्ट ईयर जो आर्थिक समीक्षा जो आई है 2021-22, उसे याद रखना है। अब हालांकि आपको फरवरी में ही आ जाएगा, अब आर्थिक समीक्षा आपको 22-23 आएगा, तो इसे आप लोग देख लेना है। क्या देखना है कि जीडीपी में वृद्धि दर कितना हुआ, राजकोषीय घाटा कितना, मुद्रास्फीति कितना है, विदेशी मुद्रा भंडार उस समय कितना है, कृषि और वानिकी का मात्स्यिकी का योगदान देखिए 3.9% था आपको, औद्योगिक अर्थात सेकेंडरी का था 11.8% 2021-22 के आर्थिक समीक्षा में, सेवा क्षेत्र 8.2, और कोविड के दौरान देखिए घाटा भी हुआ, तो आंकड़ा भी दिया गया, ये केवल कृषि क्षेत्र विकास हुआ था। ये सब आंकड़े आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो आराम से उसे देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा, इस पर विशेष डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। कल हम लोग एक नए सीरीज पाएंगे, विश्व बैंक संस्था जो है, विश्व बैंक के बारे में जानकारी लेंगे, उस क्या है संगठन, क्या होता है, इसके क्या आयाम है, और उसके बाद यह किस रूप से काम करता है, इसके रिपोर्ट कौन कौन से हैं, रैंक क्या क्या यह जारी करता है। तो इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। इसी सीरीज में, डिकोड सीरीज में स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलेंगे, और आगे हम लोग कवर करते चलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग को बेहतर ये सीरीज लगेगा। सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जो भी कमेंट है कमेंट जरूर कीजिए। बेहतर तरीके से चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया जा रहा है, छोटी पर मोटी बातों को यहाँ पर कवर किया। धन्यवाद, जय हिंद।